वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम संघनन के बारे में पढ़ रहे थे जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब कौन कौन सी जो स्थिति है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कंडेंसेशन के लिए, वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आयतन, ताप, आर्द्रता और दाब, ये चार चीजें हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती है संघनन के लिए। आयतन जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, ताप को हम टेम्परेचर कहते हैं, आर्द्रता को हम मॉइस्चर कहते हैं और दाब को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ चार कंडीशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे ये काम करती है, कैसे ये जो जलवाष्प होते हैं उन्हें संघनित करती है। देखिए स्टूडेंट्स, आयतन और कम तापमान, जैसे जैसे एयर ऊपर उठती जाएगी उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी। आपने पढ़ाई है कि जब हम संघनन कहाँ होता है, ऊपरी एरिया में जब हम देखते हैं तो जलवाष्प का संघनित कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ। तो वहां पर पहाड़ी एरिया में सपोज करो कि तापमान भी कम होगा और आयतन भी कम हो जाएगा। किसका? वायु का आयतन भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा? कंडेंसेशन होगा या फिर संघनन होगा। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में देखिए, यहाँ है नियत आयतन और कम ओसांक। नियत आयतन क्या होता है कि जैसे आयतन जो है ना वो अपनी जगह फिक्स है, एयर की जो वॉल्यूम है वो अपनी जगह फिक्स है, वो ना कम हो रही है और ना ज्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन तापमान जो है वो ओसांक से बिल्कुल कम हो गया, जिसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तापमान ओसांक पे कब होता है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जब वायु संतृप्त हो जाती है, इट मीन्स जब उसके अंदर जलवाष्प वहन करने की मात्रा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, जैसे कि वो बिल्कुल संतृप्त हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, इट मीन्स उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त वायु। और जिस पॉइंट पर वो वायु जमना स्टार्ट कर देती है, जलवाष्प ग्रहण करना बंद कर देती है, उसे कहते हैं ओसांक या ड्यू पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? आयतन तो कांस्टेंट हो। क्लियर कि आयतन तो नियत होगा, लेकिन जो ओसांक है, ड्यू पॉइंट है, वो कम होगा, तो वायु संतृप्त हो जाएगी। तो संतृप्त वायु क्या होगी? ओसांक से तापमान नीचे चला जाएगा और क्या होगा? माइनस में होगा, तो संघनन होगा। यही पढ़ा है हमने अभी तक। उसके बाद देखिए, आर्द्रता का मिलना वाष्पीकरण के द्वारा। आपने एवापोरेशन के बारे में पढ़ा है कि वाष्प बन के वाटर ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अगर उसमें उस वाटर के अंदर जो वाटर गया है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, आर्द्रता ज्यादा होगी, तो क्या होगा? वो संघनित हो जाएगा ऊपर जाकर और फिर वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? बादल की फॉर्म में, और उससे वर्षा होगी। ठीक है, ये संघनन का कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए, ओसांक बिंदु से तापमान कम होने से, जो ओसांक है जब उस पर तापमान कम होता है तो क्या होता है? वर्षा होती है। लेकिन ओसांक जो है उस पर तापमान जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से, जमाव बिंदु से कम होना चाहिए, तो भी ये संघनन का कारण बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमने पढ़ा कि संघनन कैसे हो सकता है। तो ये चार स्थिति हैं जो संघनन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन इसके अलग अलग कंटेंट के रूप में पाया जाता है हमें संघनन। जरूरी नहीं है संघनन के द्वारा बर्फ ही पड़े, वर्षा ही हो। इसके अलग अलग पार्ट है, जैसे ओस हो गई, धुंध हो गई, कोहरा है, कुआसा है, बादल है, वो भी अपने अलग अलग हैं। तो हम इसके बाद उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।